नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं आज का पहला सवाल जो कि जुड़ा है प्रेस मड से। प्रेस मड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है प्रेस मड गन्ने के रस के निष्पंदन का अवशेष है, यानी एक तरह का कचरा है ये। दूसरा स्टेटमेंट है इसे अक्सर फिल्टर केक या प्रेस केक के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है ये पूर्व उपचार लागत यानी प्री ट्रीटमेंट कॉस्ट को खत्म कर देता है क्योंकि इसमें कार्बनिक पॉलीमर लिग्निन की कमी होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। चीनी मिलों में चीनी बनाने के लिए गन्ने के रस की शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है, यानी उसको फिल्टर किया जाता है, साफ किया जाता है, चूना आदि डालकर रस साफ किया जाता है और शेष जो बचता है वो होता है मैल, जिसे प्रेस मड कहा जाता है। इसे फिल्टर केक और प्रेस केक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रेस मड का इस्तेमाल अब तक सिर्फ खाद बनाने में किया जाता था, वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में। चूंकि इसकी कीमत 25 से 30 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास ही होती है, इसलिए इसे बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है वही कीमत से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका निस्तारण मिल संचालकों के लिए यानी चीनी मिल के मालिकों के लिए एक सरदर्दी ही बना हुआ था। लेकिन अब इसे हरित ऊर्जा के बड़े स्रोत के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। इससे बायोगैस और बायो सीएनजी बनाई जा सकती है। इस तरह चीनी मिल वाले बड़े पैमाने पर बायोगैस और बायो सीएनजी का उत्पादन कर सकते हैं और ग्रामीणों को गैस सप्लाई करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसका सकारात्मक असर पर्यावरण पर पड़ेगा। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का। 3HP जो हाल ही में समाचारों में देखा जा रहा है, यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में एक नई पाई गई म्यूजियम बटरफ्लाई प्रजाति है ये। ऑप्शन बी ये ऑनलाइन डेटाबेस है जो 2010 से पुरानी कोयला आधारित इकाइयों यानी यूनिट्स और नए प्रपोजल्स की मैपिंग करता है। ऑप्शन सी स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला सुरक्षित वेरोसेल रेबीज वैक्सीन है ये। अथवा ऑप्शन डी WHO द्वारा सपोर्टेड एक लघु कोर्स यानी शॉर्ट टर्म तपेदिक निवारक उपचार यानी टीबी का एक इलाज है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्षय रोग, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, जिसे कि संक्षेप में टीबी कहते हैं, यह फेफड़ों से जुड़ा हुआ एक गंभीर संक्रमण है। इसका प्रसार खांसने या छींकने पर हवा में छोड़ी गई छोटी छोटी बूंदों से होता है, यानी यह एक संक्रामक रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यदि कोई टीबी जीवाणु से संक्रमित है यानी टीबी की बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है लेकिन उसमें इसका लक्षण नहीं दिख रहा है तो इसे निष्क्रिय तपेदिक या फिर गुप्त टीबी कहा जाता है। 3HP इसी गुप्त टीबी संक्रमण के इलाज का एक नियम है। इसमें दो दवाओं आइसोनियाजिड और रिफापेंटाइन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ये कॉम्बिनेशन 3 महीने तक साप्ताहिक तौर पर दिया जाता है। इन्हीं दवाइयों के फर्स्ट नेम से ये 3HP बना हुआ है। कुछ लोग 3HP को 12 खुराक आहार भी कहते हैं। हाल ही में तमिलनाडु और केरल ने टीबी निवारक उपचार के लिए 3HP का उपयोग शुरू किया है, इसीलिए इस प्रश्न को हमने शामिल किया है। लेते हैं आज का तीसरा सवाल। ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स यानी GLV के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है वे शाकाहारी और रोग जनकों के खिलाफ पौधे की रक्षा तंत्र का हिस्सा हैं, यानी GLV जो होते हैं ये पौधों के डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है। दूसरा, GLV कीड़ों को आकर्षित या विकर्षित कर सकते हैं, यानी कीड़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या उन्हें रिपल्स कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है वे मुख्य रूप से 6 कार्बन एल्डिहाइड, एल्कोहल और एस्टर से बने होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। GLV यानी ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स शाकाहारी और रोग जनकों के खिलाफ पौधों की रक्षा तंत्र का हिस्सा हैं। यानी जब किसी पौधे को कोई नुकसान पहुंचता है, वो क्षतिग्रस्त होता है, तो एक खास किस्म का केमिकल रिलीज करता है और अपने आसपास के पौधों को एक इंडिकेशन देता है कि कोई खतरा आने वाला है।
इस तरह की केमिकल को GLB कहते हैं। जब कोई पौधा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो एंजाइम कोशिका झिल्ली में फैटी एसिड को तोड़ देते हैं, जिससे GLB निकलता है, जो संभावित खतरों के लिए तैयार रहने के लिए आसपास के पौधों को संकेत देता है। GLB कीड़ों को आकर्षित कर सकता है या उन्हें विकर्षित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर वे शाकाहारी जानवरों के शिकारियों को लुभा सकते हैं या पड़ोसी पौधों के लिए चेतावनी संकेत के रूप में काम कर सकते हैं। GLB में C6 एल्डिहाइड, Z3 हेक्सेनल और उनके डेरिवेटिव जैसे कि Z3 हेक्सेनल, Z3 हेक्सेन 1YL एसीटेट और संबंधित E आइसोमर शामिल होते हैं। लेते हैं आज का चौथा सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको सही विकल्प चुनना है। पहले स्टेटमेंट 1 है, उसके बाद स्टेटमेंट 2 है, उसके नीचे विकल्प दिया गया है, आपको सही विकल्प चुनना है। पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। फ्रेम ड्रैगिंग या लेंस थियरिंग प्रभाव की अवधारणा एक घूमती हुई विशाल वस्तु के कारण स्पेस टाइम के विरूपण से जुड़ी हुई है। विरूपण यानी डिफॉर्मिंग, शेप का चेंज होना। दूसरा स्टेटमेंट है, फ्रेम ड्रैगिंग इसलिए होती है क्योंकि किसी विशाल वस्तु के घूमने से आसपास के स्पेस टाइम पर ड्रैगिंग इफेक्ट पड़ता है, जिससे आसपास की वस्तुओं की कक्षाएं प्रभावित होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और 2 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 सही है लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, अथवा ऑप्शन डी, कथन 1 ही गलत है और कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दूसरा वाला पहले की व्याख्या कर रहा है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रेम ड्रैगिंग, जिसे लेंस थियरिंग प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है, आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का परिणाम है। इस अवधारणा के अनुसार एक घूमती हुई विशाल वस्तु अपने चारों ओर अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम के ताने बाने को खींचती और मोड़ती है। यह खींचने वाला प्रभाव आसपास की वस्तुओं की गति को प्रभावित करता है, जिससे घूर्णनशील द्रव्यमान के कारण अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम की विकृति, विरूपण के कारण उनकी कक्षाएं आगे बढ़ती हैं या बदलती हैं। लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न, 5th क्वेश्चन। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, एकल सदस्यीय इस आयोग को पहली बार 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी 2 ही स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा यानी प्रेसिडेंट द्वारा प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर किया जाता है। आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। 2 अंशकालिक होते हैं, 2 पूर्णकालिक होते हैं। यानी तीसरे स्टेटमेंट में आपने देखा होगा एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, एकल सदस्यीय, यही गलत है। बढ़ते हैं आगे। आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। बता दें कि भारत के पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। अगर वित्त आयोग के कामों पर नजर डालें तो इसमें शामिल है केंद्र और राज्य के मध्य करों से होने वाली आय के वितरण की सिफारिश करना, राज्यों के लिए अनुदानों की सिफारिश करना, स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय प्रावधान उपलब्ध करवाना, राष्ट्रपति को वित्त आयोग के सीमा क्षेत्र में निर्दिष्ट किसी विषय पर सलाह देना। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है, इसीलिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।